नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKC क्लासेज में। आज आप सबके लिए एक मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर लेके आया हूँ, जिसमें से लगभग सभी शिक्षक भर्तियों में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, रीट प्री वालों के लिए बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये बुद्धि में से आपके मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे अनुभव है वहाँ तक आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। 2 क्वेश्चन तो ही है, किसी न किसी हालत में 2 क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे बुद्धि वाले टॉपिक से। ठीक है, और हो सकता है वहाँ से 3 क्वेश्चन भी पुटअप हो जाए। ठीक है ना। तो आज आपके सामने बुद्धि के सभी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है उन सब के सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं, उन सब का सॉल्यूशंस लेके आया हूँ जो इस अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज के अंतर्गत आज बुद्धि टॉपिक को ले रहे हैं। तो बढ़ते हैं क्लास की ओर। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को सभी शेयर करें और लाइक जरूर करें। ठीक है, अगर अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सब तक प्राप्त हो। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। बिल्कुल राइट कहा है कि व्यक्ति की मानसिक क्षमता बिल्कुल बुद्धि होती है। यह अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। बिल्कुल अनुकूलन स्थापित करने में ये सहायक होती है। अनुकूलन मतलब होता है सामंजस्य। क्या होता है? सामंजस्य। सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होती है बुद्धि। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। बिल्कुल, ये व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जा सकती है। बुद्धि को आंक सकते हैं ना, कोई व्यक्ति है उसका व्यवहार कैसा है उससे अपन पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर कितनी बुद्धि है। ठीक है, फिर अगला है, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। स्थायी बुद्धि कभी भी स्थायी नहीं होती है और ये अपरिवर्तनशील नहीं होती, ये परिवर्तनशील। बुद्धि में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, सत्य नहीं है पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 आपके राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तब तक सभी दोस्तों को जोड़ लीजिए, सबको शेयर कर दीजिए क्लास को जरूर और लाइक बटन जरूर दबाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है? क्या है? बुद्धि सीखने की योग्यता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, यानी कि किस मनोवैज्ञानिक ने ये परिभाषा दी है कि बुद्धि एक सीखने की योग्यता होती है? तो वुडवर्थ, बकिंगम, टर्मन या हैनमान। तो बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये कथन जो दिया था बकिंगम ने दिया था। मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट परिभाषा रहने वाली है ये आपके, बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है ये, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। यह कथन किसने कहा, या फिर बुद्धि की परिभाषा या फिर बुद्धि को सीखने की योग्यता किसने कहा है? तो इन सब का जो आंसर होगा बकिंगम आपके आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे बुद्धि के? थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए थे। और थॉर्नडाइक व गेरिट इसके साथी थे, एक गेरिट, इन दोनों ने मिलके बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, जिनमें एक मूर्त बुद्धि आती है, एक अमूर्त बुद्धि आती है और दूसरी सामाजिक बुद्धि आती है। तीनों बुद्धियों के बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे अपन। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। देखते हैं अभी थॉर्नडाइक की सभी बुद्धि के प्रकारों को देखते हैं, नजर डालो इसमें। थॉर्नडाइक जिन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस एवं एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की, उसमें उसने 3 प्रकार बताए थे। इस पुस्तक का अच्छे से आप याद रख लेना, एनिमल इंटेलिजेंस एवं एजुकेशन साइकोलॉजी, ये थॉर्नडाइक की पुस्तक है। इस पे पिछली बार 2nd ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और इन्होंने जो पहली बुद्धि बताई थी वो थी अमूर्त बुद्धि। कौन सी बुद्धि बताई थी? अमूर्त बुद्धि। और अमूर्त बुद्धि को अपन और क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं गामक बुद्धि। ठीक है, और इसको अपन और बोलें
तो स्थूल बुद्धि भी इसको बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? स्थूल बुद्धि, कामक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि के अंदर जो होता है, इस बुद्धि का जो संबंध होता है वह यंत्र, वह मशीनों या फिर हस्तकला से निपुण होता है। यंत्रों से होता है या फिर मशीनों से होता है, यानी कि मशीनरी बुद्धि भी कहा जाता है इसे। ठीक है, देखो इसकी थ्योरी देख लो एक बार। पुस्तकीय ज्ञान के प्रति अपने आप को व्यवस्थित अमूर्त बुद्धि पढ़ते हैं पहले। पुस्तकीय ज्ञान के प्रति अपने आप को व्यवस्थित करने की योग्यता अमूर्त बुद्धि कहलाती है। अमूर्त बुद्धि वह न दिखने वाली कल्पना एवं चिंतन शक्ति है जिसके आधार पर व्यक्ति बालक किसी बात को सोचते, समझते और आत्मसात कर उसे क्रिया रूप देते हैं। अमूर्त बुद्धि बालकों की अपेक्षा बड़ों में अधिक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अमूर्त बुद्धि जिसमें यहाँ पे कहा है कि वह न दिखने वाली कल्पना और चिंतन शक्ति है, बिल्कुल होती है। अमूर्त बुद्धि के अंदर आपके कौन आता है? एक तो आपके आता है शिक्षक। कौन आता है अमूर्त बुद्धि के अंदर? शिक्षक आता है। इसके अंदर आपके लेखक आता है ना। लेखक के अलावा आपके कहानीकार आता है, गणितज्ञ आता है। ये सब आपके अमूर्त बुद्धि के अंदर आएंगे। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर कल्पना और चिंतन शक्ति तो है, लेकिन उसको अपन देख थोड़ी सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो वो अमूर्त बुद्धि हो जाएगी। अमूर्त बुद्धि को सूक्ष्म बुद्धि भी बोला जाता है। अगली बुद्धि देखते हैं जिसे अपन बोलेंगे मूर्त या फिर यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले। मूर्त बुद्धि को अपन यांत्रिक बुद्धि भी बोलते हैं, क्योंकि यंत्रों से इनका संबंध होता है। ठीक है, इसके अंदर जो आते हैं, जैसे इंजीनियर हो गया, इंजीनियर आ जाएगा। इंजीनियर के अलावा इसके अंदर जैसे मैकेनिकल है कोई, तो मैकेनिकल आपके यांत्रिक बुद्धि के अंदर आ जाएगा। फिर भी उसके बाद में अगर अपन देखें, मैकेनिकल के अलावा अगर देखें तो औद्योगिक कार्यकर्ता जितने भी होते हैं, उद्योग में कार्य करने वाले, ठीक है, कारीगर, ये सब कुछ जो आएगा आपके यांत्रिक बुद्धि के अंदर आएगा। मूर्त या गत्यात्मक बुद्धि इसका दूसरा नाम होता है। कल्पऊर्जों एवं सृजनशील कार्यों को कुशलतापूर्वक करने में जो बुद्धि कार्य करती हैं उसे यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का इस प्रकार का संबंध मूल रूप से क्रियाओं और कार्यों से है। इसे हस्त कौशलों में सरलता से देखा जा सकता है। और तीसरी बुद्धि जो आती है वो आती है आपके सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि जो सामाजिक कार्य करता है, क्या करते हैं? सामाजिक कार्य करते हैं, जिसके अंदर आपके सबसे पहला आता है नेता। नेता लोग जितने भी होते हैं वो सारे आपके सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है, सामाजिक बुद्धि वह है जो सामाजिक संबंधों को बनाने, बढ़ाने, सुधारने और उनका निर्वाह करने में सहायक सिद्ध होती है। उसे सामाजिक बुद्धि कहते हैं, सोशल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपके थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। ठीक है, अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि जिसे मूर्त बुद्धि बोला जाता है, और सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बुद्धि के स्रोत हैं। बुद्धि के स्रोत कौन कौन से हैं? आनुवांशिक बुद्धि आनुवांशिक होती है क्या? बिल्कुल होती है। अधिगम का परिणाम होता है क्या? बुद्धि बिल्कुल अधिगम का परिणाम होता है। और फिर स्वयं तथा वातावरण की अंतःक्रिया होती है क्या? बुद्धि बिल्कुल होती है, अंतःक्रिया वातावरण की। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये सब बुद्धि के जो स्रोत थे। बुद्धि एक क्या है? सबसे पहले एक चीज और बता देता हूँ। बुद्धि को अपन 3 परिभाषाओं से समझ सकते हैं, 3 वर्गों से। बुद्धि का जो पहला है, बुद्धि की 3 परिभाषाओं के अंतर पहला अपन तत्व देखें तो बुद्धि एक समायोजन की योग्यता है। ठीक है, दूसरा होता है बुद्धि एक सीखने की योग्यता है। क्या है? सीखने की योग्यता है, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा आता है एक बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। किसकी है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है बुद्धि। इन 3 तत्वों के आधार पर अपन बुद्धि को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, या बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, या फिर सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो बुद्धि का मैं आपको बता देता हूं कि बुद्धि का कभी भी लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। बुद्धि लड़कों में भी होती है और बुद्धि लड़कियों में भी
होती है। ठीक है, तो बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है और प्राकृतिक शक्ति भी होती है, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, बुद्धि को। और बुद्धि है ना, स्मृति नहीं है, ये एक बहुत बार कम बुद्धि वालों की स्मृति भी तेज होती है। बुद्धि एक स्मृति नहीं है। क्या बुद्धि मेमोरी नहीं होती है? क्योंकि बहुत सी बार कम बुद्धि वालों को भी बहुत सारी चीजें याद रह जाती है, समझ रहे हो ना। और बुद्धि एक टैलेंट भी नहीं है। बुद्धि प्रतिभा के दो पक्षों में से केवल एक पक्ष मौलिक योग्यता से संबंधित है। किससे होती है? ये मौलिक योग्यता से संबंधित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो, अच्छे से आगे और दिखाऊंगा मैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बताए गए बुद्धि के प्रकारों में शामिल नहीं है। बता दिए थे मैंने तीनों प्रकार, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और एक थी उसकी सामाजिक बुद्धि। तो ये मूर्त बुद्धि हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। तो शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो संवेगात्मक बुद्धि थॉर्नडाइक के अनुसार शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। किन के सिद्धांतों पर आधारित है ये कथन? ये कह रहा है कि बुद्धि औसत होती है, बिल्कुल, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम लोग मंद बुद्धि, यानी कि बुद्धि जो है उसमें प्रतिभाशाली लोग भी होते हैं, संपन्न वाले भी होते हैं, मंद बुद्धि वाले भी होते हैं, प्रतिभा संपन्न भी होते हैं, जड़ बुद्धि वाले भी होते हैं। तो ये क्या है? ये अलग अलग वर्ग बन रहे हैं, बुद्धि के बन रहे हैं ना अलग अलग वर्ग। इसका मतलब ये बुद्धि का अलग अलग वितरण हो रखा है। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बुद्धि का वितरण सिद्धांत पर आधारित होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धि का वितरण। ठीक है दोस्तों, चले अगले वाले क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, अच्छे से देखना इन सबको। किस बुद्धि में प्रतीकों, शब्दों, अंकों, सूत्रों आदि में प्रस्तुत समस्याओं को सुलझाने की योग्यता होती है? किस बुद्धि के अंदर होती है बताइए? प्रतीक, शब्द, अंक और सूत्र ये सब सुलझाते हैं। शिक्षक सुलझाता है कि नहीं सुलझाता है? गणितज्ञ शिक्षक और सुलझाता है ना। तो ये अपने अमूर्त होते हैं, प्रतीक, शब्द, अंक, सूत्र ये सब अमूर्त के अंदर आते हैं। तो ये जो आपकी बुद्धि हो जाएगी अमूर्त बुद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, अमूर्त बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक, गेरिट, स्पीयरमैन या फिर जीन पियाजे ने? तो बुद्धि का जो द्विकारकीय सिद्धांत दिया था वो स्पीयरमैन ने दिया था। उसने एक बुद्धि तो बताई थी जी, और एक बताई था जी और एस। ठीक है, सामान्य बुद्धि, और एक बताई थी विशिष्ट बुद्धि। सामान्य और विशिष्ट दोनों बुद्धि बताई थी अपने स्पीयरमैन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है? द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, बिल्कुल ये राइट आंसर है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने, ये भी सही है। त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? और समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टर ने दिया था, ये भी सही है, समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टर ने दिया था। लेकिन त्रिआयामी जो सिद्धांत है ये ब्लूम ने नहीं दिया था। किसने दिया था? ब्लूम ने नहीं दिया, किसने दिया था? ये दिया था आपके गिलफोर्ड ने। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। ठीक है, गिलफोर्ड ने दिया था त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 9, 10, 4 या 7? अच्छे से समझ लेना। गार्डनर ने मूलतः जो बुद्धि के प्रकार बताए थे वो बताए थे 7। कितने प्रकार बताए थे? 7 प्रकार बताए थे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए तो 9 प्रकार बताए। पहले उन्होंने 7 प्रकार बताए थे, उसके बाद में उन्होंने 2 प्रकार और जोड़ दिए थे उसके अंदर। तो अभी वर्तमान में इसके 9 प्रकार माने जाएंगे। तो इसका जो आपके आंसर है वो 9 प्रकार हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
9 प्रकार, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी ये गार्डनर की बुद्धि दिखा देता हूँ एक बार। 9 प्रकार की कौन कौन सी बुद्धियां बताई थी इन्होंने, 1938 में किया था इसने जो बुद्धियों का प्रतिपादन, जिसके अंदर आपके पहली बुद्धि जो आती है वो भाषाई बुद्धि होती है। जिनको विभिन्न भाषाओं को जानना, पढ़ना, सीखना आनंद आता है, वो सब भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और दूसरी आती है आपकी तार्किक या गणितीय बुद्धि। ठीक है, तार्किक या गणित, जिसमें समस्याओं का समाधान होता है, समस्याओं को हल करने में या समस्याओं को सुलझाने में लगे रहते हैं, तो वो तार्किक बुद्धि होती है। उसके बाद होती है आपके आकाशीय बुद्धि या स्पेटियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर ज्योतिष वगैरह आते हैं, ज्योतिषी में रुचि रखने वाले। और अगली होती है संगीतात्मक, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। क्या होती है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतात्मक बुद्धि होती है, संगीतिक बुद्धि होती है, जिसमें जो संगीत में रुचि रखते हैं, गायक कलाकार होते हैं, आपके सिंगर होते हैं, वो सब संगीतिक बुद्धि के अंदर आएंगे। उसके बाद अगली 5वीं जो है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, यानी कि पर्सनल अदर्स, यानी स्वयं समझ ले, दूसरों को समझाने में असमर्थ होता है, वो व्यक्तिगत अन्य बुद्धि होती है। और फिर होती है स्वयं समझ ले, ये हो गया व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, जिसमें दूसरों की समस्याओं को समझने में समर्थ होता है, लेकिन स्वयं की समस्याओं को समझने में असमर्थ होता है। तो इसको अपन अंतः वैयक्तिक भी बोला जाता है और इसको अंतरा वैयक्तिक भी बोला जाता है। अगली होती है शारीरिक गतिक बुद्धि, जिसके अंदर आपके खिलाड़ी आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? शारीरिक गतिक के अंदर आपके खिलाड़ी आते हैं। ठीक है, ये 7 प्रकार के जो इन्होंने बताए थे। इसके अलावा जो गार्डनर ने 2 प्रकार और बताए थे, वो प्रकार बताए थे उन्होंने, एक तो बताया था अस्तित्ववादी प्रकार। कौन सा बताया था? अस्तित्ववादी प्रकार बताया था। और एक दूसरा जो उसने बताया था वो बताया था वो आपके प्राकृतिक बुद्धि और बताई थी, नेचुरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके कौन सा क्वेश्चन चल रहा था सिद्धांत को, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। कौन सी बुद्धि गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? कौन सी बुद्धि उसने नहीं बताई थी? तो अंतः वैयक्तिक तो ये उसने बता रखी थी, प्राकृतिक भी बताई थी और संगीत बुद्धि भी बताई। सामवेगिक बुद्धि ऐसी कोई बुद्धि नहीं बताई थी हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, इसका राइट आंसर सामवेगिक बुद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, व्यवहारिक बुद्धि को और क्या कह सकते हैं? सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि या फिर अस्तित्वकारी बुद्धि? तो व्यवहारिक बुद्धि को अपन और कह सकते हैं मूर्त बुद्धि। क्या कह सकते हैं? मूर्त बुद्धि। ऑप्शन 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुद्धि के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? थॉर्नडाइक, थ्रस्टन, अल्फ्रेड बिने और स्पीयरमैन। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो है वो भी थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सिद्धांतों में केवल प्रतिपादक याद रख लेना, बाकी 2-3 सिद्धांत मुख्य हैं। थॉर्नडाइक की बुद्धि के प्रकार मुख्य हैं, उसके अलावा हार्वर्ड गार्डनर के सबसे इंपॉर्टेंट हार्वर्ड गार्डनर है, और एक आता है आपके त्रिआयामी सिद्धांत जो गिलफोर्ड का आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को अच्छे से याद रख लेना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, वह क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो ये बुद्धि लब्धि से आपके क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन बुद्धि लब्धि से 100% आता है। बुद्धि लब्धि में आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। बुद्धि लब्धि IQ शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, IQ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वो किया था विलियम स्टर्न ने। किसने किया था? विलियम स्टर्न ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1912 के अंदर। ठीक है, और उसके बाद अगर मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग करने वाला जो पहला व्यक्ति था, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग करने वाला, वो 1890 के अंदर केटल ने किया था। किसने किया था? केटल ने। ठीक है, अब आप बुद्धि लब्धि के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो बुद्धि लब्धि के प्रथम प्रतिपादक तो आपके स्टर्न हो जाएगा। स्टर्न हो जाएगा 1912 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कभी केटल, अल्फ्रेड बिने नहीं आएगा, स्टर्न ही आएगा बुद्धि लब्धि के प्रतिपादक में। ठीक है, और बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया था वो दिया था आपके टर्मन ने।
किसने दिया था? टर्मन ने, और वो दिया था 1916 के अंदर दिया था। कब दिया था? 1916 में टर्मन ने सूत्र दिया था। ठीक है, सूत्र देखते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? MA/CA, MA/CA गुणा 100। MA, अब देख लो, MA का मतलब होता है मानसिक आयु। क्या होता है? मेंटली एज, मानसिक आयु। ठीक है, और CA का मतलब होता है वास्तविक आयु, करेक्ट एज। वास्तविक आयु होती है CA, और MA का मतलब होता है मेंटली एज होती है। ठीक है, और गुणा 100, उसमें से जो निकलेगी इसको हल करने के बाद वो आपके बुद्धि लब्धि हो जाएगी, MA/CA गुणा 100। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो वह क्या कहलाएगा? तो MA यानी कि मानसिक आयु कितनी है उसकी? 14/CA 10 है, गुणा 100 करेंगे तो इसका जो बुद्धि लब्धि आएगी आपके 140। 140 बुद्धि लब्धि किसके अंतर्गत आती है? 140 बुद्धि लब्धि जो आती है आपके, वो आती है प्रतिभाशाली बच्चे के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? प्रतिभाशाली। 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो, बुद्धि थोड़ी झलक बता देता हूं मैं बुद्धि लब्धि से। बुद्धि लब्धि अगर 140 से ऊपर बुद्धि लब्धि है तो वो बालक हमेशा प्रतिभाशाली कहलाते हैं, और 120 से 139 के बीच अगर बुद्धि लब्धि है तो वो अति तीव्र या अति श्रेष्ठ बालक कहलाते हैं, और 110 से 119 तीव्र या श्रेष्ठ बालक होते हैं। 90 से 110 सबसे ज़्यादा जो बालक होते हैं वो औसत बालक होते हैं, वो 19 से 110, 90 से 110 के बीच होते हैं। टर्मन के अनुसार मंद बुद्धि यानी मंद, सामान्य रूप से इसमें पिछड़े बालक आते हैं, वो 89 में आते हैं। ठीक है, फिर देखो आपके, फिर 70 से 79 तक क्षीण बुद्धि होती हैं, और 50 से 70 तक मंद बुद्धि, मूर्ख बुद्धि 20 से 50 और 20 से कम जड़ बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है, ये सामान्य वर्गीकरण था बुद्धि का। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग भी बताया था, तो वो आप अच्छे से देखना एक बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? G और S कारक किसने बताए थे? G और S कारक किसने बताए थे? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, स्पीयरमैन ने G और S कारक बताए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? ये पशु, खनिज, पेड़ पौधे किसके अंदर आते हैं? प्रकृति के अंदर आते हैं ना, प्रकृति के अंदर आते हैं, तो ये कौन सी बुद्धि हो जाएगी आपकी? प्राकृतिक बुद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अभी बताया मैंने मानसिक परीक्षण शब्द का, अभी जैसे 2 क्वेश्चन पहले मैंने पूरा बताया था ना, IQ बताया था। ठीक है, उसके बाद में मानसिक परीक्षण शब्द का मैंने बताया था कि 1890 केटल ने दिया था। किसने दिया था? केटल ने। राइट, A नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण के निर्माता कौन थे? तो भारत में जो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण के निर्माता थे वो थे C.H. राइस। कौन थे? C.H. राइस। ठीक है, C.H. राइस ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, MA/CA 15/16 गुणा 100 हो जाएगा। अगर इसको आप हल करके देखते हैं, 1500 में भाग दीजिए आप 16 का, तो इसके अंदर जो आप अगर हल करोगे तो वो आपके निकल के आ जाएगी, इसमें से एज, औसत आयु निकल के आ जाएगी, लगभग 95 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औसत आयु हो जाएगी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है, तो गार्डनर के अनुसार व्यक्ति किस प्रकार का फ्रेश ऑफ माइंड, मन की रूपरेखा रखता है? स्वयं को समझ रहा है व्यक्ति, किसको समझ रहा है? स्वयं को समझ रहा है, तो स्वयं को अगर समझ रहा है तो वो अंतरा व्यक्ति के अंतर्गत आता है। स्वयं को समझने वाला अंतः में नहीं आता है, ये ध्यान रख लेना। अंतः व्यक्ति कौशल के अंदर तो वो आते हैं जो स्वयं को नहीं समझ पाते लेकिन दूसरों को समझ लेते हैं, लेकिन अंतरा व्यक्ति कौशल होता है उसके अंदर स्वयं को समझना प्रभावी रूप से जीवन में निर्देशित होता है, तो इसके अंदर अंतरा व्यक्ति आ जाएगा स्वयं को समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, तो उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी हैं? कौन सी हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि का प्रकार है? इनमें विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि। तो अभी मैंने जस्ट 2 क्वेश्चन पहले आया था, प्रकृतिवादी बुद्धि वो हार्वर्ड गार्डनर की थी, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 होती है। कितनी होती है? 140, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है, अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है इंजीनियर बनने में, औद्योगिक कार्य में, समस्या सुलझाने में या फिर नेता बनने में। तो अमूर्त बुद्धि हमेशा समस्या सुलझाने में काम आती है, ठीक है। इंजीनियर बनने में तो मूर्त बुद्धि काम आती है, औद्योगिक कार्य के अंदर भी मूर्त बुद्धि आती है, और नेता बनने के अंदर सामाजिक बुद्धि आती है कि नहीं आती? ये थॉर्नडाइक का प्रकार थे तीनों, ठीक है। तो ये जो आपकी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमूर्त बुद्धि के अंदर समस्याएं सुलझाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25वां क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार है, यांत्रिक बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि भी है, अमूर्त बुद्धि, उपरोक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यांत्रिक बुद्धि मूर्त बुद्धि को बोला जाता है, ठीक है, मूर्त बुद्धि को बोला जाता है, और इसको गामक बुद्धि भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थॉर्नडाइक द्वारा बताई गई बुद्धि में आप एक शिक्षक को किस श्रेणी में रखेंगे? शिक्षक अमूर्त में आएगा, किस में आएगा? शिक्षक एक अमूर्त श्रेणी के अंदर आएगा, ठीक है दोस्तों, 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा, अमूर्त श्रेणी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य बुद्धि की विशेषता क्या है? स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य बुद्धि की विशेषता है सीखी गई योग्यता, परिवर्तनशील, जन्मजात योग्यता या विशेष क्षेत्र में सफलता। तो सामान्य कारक जो जी बताया था वह एक जन्मजात योग्यता बताया था। क्या बताया था? जन्मजात योग्यता। ये बाकी सब विशिष्ट की विशेषताएं हैं, लेकिन सामान्य केवल जन्मजात होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 28वां क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में शामिल तत्व नहीं है। गिलफोर्ड ने 3 तत्व बताए थे। पहला बताया था उसने प्रोसेस, क्या बताया था? प्रोसेस। और दूसरा उसने बताया था सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। और तीसरा उसने बताया था रिजल्ट, ठीक है। ये तीनों तत्व उसने किसने बताया था? गिलफोर्ड ने अपने त्रिआयामी सिद्धांत में। संक्रिया बताया था, विषय वस्तु सब्जेक्ट बता दिया था, परिणाम रिजल्ट बता दिया। स्तनात्मक स्पेटियल, स्तनात्मक आपके हार्वर्ड गार्डनर का है। किसका है? ये हार्वर्ड गार्डनर का है, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0 से 25 बुद्धि लब्धि को आप क्या कहेंगे? 0 से 25 अगर बुद्धि लब्धि है तो उसको क्या कहा जाता है? तो 0 से 25 वाले को जड़ बुद्धि से इंगित किया जाता है। किससे? जड़ बुद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, मूलतः गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? अभी बताया मैंने पहले दूसरे क्वेश्चन में ही, मूलतः तो 7 बताए थे, लेकिन वर्तमान में ऐसे ही पूछे तो 9 बताए, लेकिन मूलतः कितने प्रकार बताए थे? 7 प्रकार बताए थे। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, 7 प्रकार बताए थे, ठीक है दोस्तों। तो आज के ये थे आपके बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बुद्धि के। और बुद्धि में अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, पहला तो है आपके हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर। इसको तो आप एक अच्छे तरीके से देख लेना, 100% इसमें से क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इसमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% यही होगा, ठीक है। और फिर अगर बाद में देखो आप तो एक थॉर्नडाइक का बुद्धि का प्रकार देख लेना। थॉर्नडाइक के तीनों जो बुद्धि के प्रकार होते हैं ना, एक मूर्त, गामक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक, तीनों को अच्छे से देख लेना। फिर तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है बुद्धि लब्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है उसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, सूत्र को अच्छे से याद कर लेना। फिर इसके अंदर आपको एक चीज और पढ़नी है, तो वो आपको पढ़नी है त्रिआयामी का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? त्रिआयामी का सिद्धांत, जो गिलफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना। 2-3 टॉपिक इसके अंदर और हैं जो मैं आपके लिए कल लेके आऊँगा, जो सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिकल रहने वाला है, और वो रहने वाला है आपके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या रहने वाला है? इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि। क्या होगा? संवेगात्मक
बुद्धि, ये मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है और ये संवेगात्मक बुद्धि से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। प्रत्येक आज दिन तक कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें संवेगात्मक बुद्धि के अंदर कोई अगर क्वेश्चन नहीं आया हो। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे अपन संवेगात्मक बुद्धि, और उसके अलावा जो अपन पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण, बुद्धि मापन, जो किसने परीक्षण किया था बुद्धि मापने के लिए, तो बुद्धि परीक्षण पढ़ेंगे और एक संवेगात्मक बुद्धि, दोनों कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इतना प्यार दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि उन सबको भी फ्री के अंदर क्लास मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिले। ठीक है दोस्तों, मैं आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।